एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमी करंट अफेयर्स। इसमें हम द हिंदू में जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम 3 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है ये है इन्फ्लेशन से रिलेटेड। आरबीआई ने बोला है कि इन्फ्लेशन है वो थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही रहेगा अभी। एंड जो सेकेंड न्यूज़ है ये है कि अभी यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स को 75,000 करोड़ का जीएसटी ड्यूज जो मतलब हर टाइम मतलब जीएसटी के जो ड्यूज हैं वो रिलीज़ किए हैं। एंड थर्ड न्यूज़ है फिनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनकी एक स्टेटमेंट थी तो उन्होंने बोला कि जो आरबीआई की प्रायोरिटी है अभी भी फिनेंशियल इंक्लूजन की एक पॉलिसी प्रायोरिटी है वो रहेगी। तो इन्हीं से रिलेटेड न्यूज़ है, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट है अपनी कि आरबीआई ने यही बोला है कि जो आरबीआई है वो मंथली बुलेटिन रिलीज़ करता है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के नाम से। तो इनमें की जो इन्फ्लेशन है अभी जो हम 2-3 दिन से 5-6 मतलब कई दिन से हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है अभी, सीपीआई हो डब्ल्यूपीआई हो, एंड उसको कंटेन करने की बात है कि जो फ्यूल और फूड का इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसी से रिलेटेड है कि आरबीआई ने बोला है कि जो इन्फ्लेशन है वो थोड़े टाइम के लिए अभी और रहेगा, कंटिन्यूसली मतलब परसिस्टेंटली एलिवेटेड फॉर ए वाइल, है ना। तो लेकिन यही कि थोड़ा टाइम पहले जो आरबीआई का अपना जो होता है रेंज होती है जिसमें 2 से 6 तक हो सकता है, मतलब एवरेज 4% होता है उसका, +2 या -2, है ना। तो वो जो रेंज होती है, जो टॉलरेंस लेवल की जो रेंज होती है उससे एक्सीड कर गया था, है ना। सीपीआई 6.3% हो गया था। तो वो जो है वो अभी थोड़े टाइम के लिए और ऐसे ही रहेगा। एंड मतलब ये भी बोला कि जो सॉलिड इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड है ना, जो एग्रीगेट डिमांड है वो अभी उसमें टाइम लगेगा इंक्रीज होने में, मतलब डिमांड के, लेकिन डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एंड आगे यही कि जो खरीफ हार्वेस्ट होगी अभी सीजन की थर्ड क्वार्टर में, जब हमारी खरीफ की हार्वेस्ट हो के जो खरीफ फसल अभी लगाई है वो मार्केट में आ जाएगी, और हमारा जो मानसून है उसमें भी रिवाइवल अभी देखने को मिल रहा है। तो सप्लाई साइड जो कंस्टेंट है कि मार्केट में सप्लाई नहीं हो रही है तो उस टाइम पे सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन अपने आप कंटेन हो जाएगा अपना। एंड बस थोड़ा सा कंसर्न ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है वो अफेक्टेड है अभी सेकेंड कोविड की जो वेव थी उसके बाद, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जो मतलब जो कमोडिटी प्राइसेस हैं कॉपर और दूसरे आयरन ये थोड़े हाई हैं और इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, और दूसरा जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो भी अभी हाई चल रहे हैं तो उसका थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, और बाकी सब नॉर्मलाइज हो जाएगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, यही था इसमें। एंड अगली न्यूज है अपनी कि जो जीएसटी ड्यूज हैं, है ना, जो जीएसटी हम लेकर आए थे उस टाइम पे हर जो स्टेट्स थे जिनको जीएसटी लॉस हो रहा था उनके लिए जीएसटी कंपनसेशन चलाया था कि ठीक है नेक्स्ट 5 ईयर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है ये उनको जीएसटी कंपनसेशन देगी। तो उसी का मतलब जो 75,000 करोड़ है अभी 2022 का जो टारगेट था उसमें से 75,000 करोड़ स्टेट्स को रिलीज किए हैं, उनको दिए हैं। तो इसमें यही है कि इससे जो मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं वो मार्केट से रेज करके दिए हैं, है ना, मार्केट से पैसा उठाया और उनको एज ए लोन स्टेट्स को दे दिया है। तो इससे यही होगा कि जो हमें रिक्वायरमेंट है अभी अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की, तो इस टाइम पे अगर स्टेट्स को हमने पैसा दिया है, और वैसे भी हर साल मतलब उनका जो फिक्स है उनको देना होता है स्टेट्स को, तो उनका पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा, जैसे वो लोग अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में या दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो इससे लोगों की इनकम बढ़ेगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, फिर उनके हाथ में पैसा आएगा और उस पैसे से वो मतलब बाय करेंगे मार्केट में जाके, तो जो सर्कल है अपना, है ना, वो स्टार्ट होगा और अपनी इकोनॉमी जो रिवाइव करनी स्टार्ट होगी, है ना, इससे मार्केट में डिमांड पिकअप होगी और रिवाइवल स्टार्ट होगा। तो सही है, मतलब इसके लिए जो मतलब फंड रिलीज किया है तो मतलब अपना सर्कल के लिए सही है, स्टार्ट हो जाएगा। अगली न्यूज़ अपनी फिनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है। तो अभी ये इंटरव्यू था शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर है, तो उन्होंने बोला था कि जैसे पहले भी जो फिनेंशियल इंक्लूजन है ये आरबीआई का मतलब पॉलिसी प्रायोरिटी रही है, तो अभी भी मतलब उनका यही था कि हाँ ये अभी भी हमारी प्रायोरिटी है, सो दैट कि जो अभी इकोनॉमिक रिकवरी होगी, है ना, तो वो सस्टेनेबल हो और इंक्लूसिव हो, है ना, सबका साथ सबका विश्वास इस टाइप की होनी चाहिए कि सब लोगों का मतलब जो भी नीचे से नीचे जो लोग हैं, है ना, और ऊपर से ऊपर सबका एक तरह से इंक्लूसिव वो हो, है ना, सबका पार्टिसिपेशन हो, सबके पास फिनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल हो, उनका यही अपना टारगेट रहा है। और इसमें बस यही था कि एक थोड़ा सा कि इस मतलब जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं एमएफआई होते हैं, वो मतलब इस ब्रिज को कम करने में, जो गैप है ना अमीर और गरीब का उसको कम करने में, और मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सबको लोन दे रहे हैं, गरीब लोगों को लोन मिल रहा है, तो उसमें मतलब काफ़ी हेल्प की है। एंड बस कंसर्न थोड़ा सा ये है कि जो माइक्रो फाइनेंस बोरोवर होते हैं, मतलब यही छोटे छोटे बोरोवर होते हैं, तो उनका इंडेटनेस बढ़ गया है, मतलब थोड़ा ऋण अभी ओवर इंडेटनेस है ना, थोड़ा सा ये कंसर्न है। दूसरा उन्होंने यही बोला कि जो फिनेंशियल इंक्लूजन है और इंक्लूसिव ग्रोथ है ना, ग्रोथ भी इंक्लूसिव होनी चाहिए, लाइक सबकी ग्रोथ होनी चाहिए, है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, मतलब
कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, हर सेक्टर को इंक्लूड किया जाए, हर ज्योग्राफी को इंक्लूड किया जाए, है ना। चाहे कोई हिली रीजन में हो, चाहे कोई मतलब ऐसे डेजर्ट एरिया में, मतलब सबका इंक्लूजन होना चाहिए। फिनेंशियल इंक्लूजन भी, पैसे वाइज भी और ग्रोथ वाइज भी। तो ये री इन्फोर्स करेगा हमारी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी, है ना। जो मतलब मार्केट में जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी होती है ना, वो भी करेगा। जो फ्लक्चुएशन नहीं होंगे, जैसे एकदम इन्फ्लेशन आ गया या हमारा जो भी पैसा है मार्केट में उसमें फ्लक्चुएशन आती है, तो वो नहीं होगा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। एंड फिनेंशियल लिटरेसी की बात की उन्होंने, फिनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या मतलब स्कीम्स आ रही हैं, मतलब जो मॉनेटरी जो स्कीम्स होती हैं, फिनेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी हैं, इंश्योरेंस की सर्विसेज कौन सी हैं, बैंक की कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, मतलब ये सारी चीज़ें मिलके हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही बूस्टअप होगा और रिवाइव करेगी, और लोगों में इंक्लूसिवनेस आएगी। सबको पता होगा, सभी इनका बेनिफिट उठा पाएंगे, मतलब गाँव तक में। तो मतलब अच्छा होगा हमारी इकोनॉमी के लिए। एंड इसी से रिलेटेड उन्होंने बोला कि जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, पीपीआई है, उनकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है वो 53% से इंक्रीज हुई है। मतलब ग्रोथ हमारी अच्छी है, लोग मोस्टली अभी पे कर रहे हैं, जो भी मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, मतलब जो भी है ना। तो मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है इनके थ्रू ये मतलब पेमेंट हो रही है, और उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। एंड जो स्मॉल स्मॉल जो इन्वेस्ट मतलब स्मॉल स्मॉल जो पेमेंट होती है इनके थ्रू, तो अच्छा है ये हमारे लिए। तो हम थोड़ा सा आरबीआई देख लेते हैं इसमें, कि आज हमने आरबीआई की 2 न्यूज़ डिस्कस की हैं, तो थोड़ा अपने मतलब हमारे एग्जाम के लिए आरबीआई को देखते हैं थोड़ा सा, कि ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935, है ना। तो 1935 को इस्टेब्लिश हुआ है। आरबीआई एक्ट है 1934 एक्ट है। एंड मतलब ओरिजिनली ये तो प्राइवेटाइज था, मतलब है ना, कुछ लोगों ने मिलकर चलाए थे इसको। एंड बाद में इसको नेशनलाइज किया गया था 1949 में, 1949 में मतलब नेशनलाइज किया, गवर्नमेंट के अंडर आ गया है आरबीआई। एंड आरबीआई के जो अगर मेन फंक्शन देखें तो प्राइस स्टेबिलिटी है इनका मेन फंक्शन। जो कि जो प्राइस होती है मार्केट में, वही इन्फ्लेशन ज़्यादा ना जाए, मतलब एक रेंज में रहे, है ना। सॉरी, 2 से 6 की रेंज में रहना चाहिए। तो प्राइस को स्टेबल करना मार्केट में, मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है हमारी, उसको भी मतलब एक तरह से वही स्टेबिलिटी रखना, फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्राइस अगर ज़्यादा होता है या इंस्टेबिलिटी रहती है या फिर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आता है, हमें पता है कि इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा पुअर पीपल को हर्ट करता है ना। तो ये दूसरा इशूअर है बैंक नोट्स का। जो बैंक्स नोट होते हैं मार्केट में अपनाने, तो उनको आरबीआई इशू करता है। एंड जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया का, उसको भी मैनेज करता है ना। पूरा का पूरा मार्केट में कितना फ्लो होना चाहिए, और रुपए की जो फॉरेन एक्सचेंज हमारी वैल्यू होती है उसको मेंटेन करता है आरबीआई, है ना। कभी कई बार खरीदना पड़ता है हमें फॉरेन एक्सचेंज, कई बार हमें सेल करना पड़ता है, मतलब आरबीआई ऐसे करके मैनेज करता है। एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंकर है। गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट जो भी पैसा मार्केट से उठाती है, बाहर कंट्री से लेती है, तो आरबीआई ही उसको हैंडल करता है, पूरा का पूरा आरबीआई ही लेता है उसको गवर्नमेंट के नाम से। एंड बैंकर्स टू द बैंक, है ना, कोई भी मतलब बैंक है, अगर मतलब उस बैंकर्स मतलब टू द बैंक है, और उनका लास्ट रिजोर्ट भी है। जब कोई बैंक है उसको पैसा नहीं मिल रहा है तो आरबीआई से ले सकता है। और बैंक्स को भी पैसा मतलब थोड़ा पैसा बैंक्स अपने आरबीआई के पास रखते हैं, और मतलब वो पैसा भी ले लेते हैं आरबीआई से। एंड रेगुलेशन करता है, पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको रेगुलेट करता है, उनके रूल्स है, कहाँ पे ब्रांच खोलनी है, कहाँ पे नहीं खोलनी है, कितना क्या रूल होना चाहिए, सब मतलब आरबीआई डिसाइड करता है। अगला यही कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है, जैसे हमने न्यूज़ में भी देखा था, है ना, कि अभी 2016 से इन्फ्लेशन को टारगेट किया था, किसी पर्टिकुलर रेंज में रहेगा। जैसे एवरेज 4%, और उसमें से मतलब -2 या +2, मतलब 2, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6, है ना। तो ये मतलब इसी में पर्टिकुलर में इन्फ्लेशन रहेगा, और उससे ऊपर नीचे होगा तो मतलब कोई आरबीआई स्टेप लेगा उसको ठीक करने के लिए। और इसी से रिलेटेड फिर तो सॉरी 2016 में क्या हुआ था, एमपीसी बनाई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एंड इसमें कितने थे, 6 मेंबर्स कमेटी थी ये, इंक्लूडिंग चेयरमैन, है ना। तो इसमें जो चेयरमैन कौन होता है, इसमें जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। और ये आरबीआई एक्ट 1934 2016 में बनाई थी। और 6 मेंबर हैं उसमें, मतलब 3 आरबीआई से और 3 स्टेट गवर्नमेंट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है 3, और 3 होते हैं आरबीआई से। एक तो चेयरमैन हो गया, 2 और होते हैं, मतलब टोटल 6 होते हैं। एंड एमपीसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यूपीएससी पूछ चुका है ना। तो एमपीसी सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो मतलब कम चांस है आने का, लेकिन कहीं स्टेटमेंट में आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना इसका। एंड फिनेंशियल इंक्लूजन की बात है, यस, फिनेंशियल इंक्लूजन पे आरबीआई का पहले से ही फोकस रहा है। तो इसके लिए नो फ्रिल अकाउंट चलाए थे, है ना, जिसमें या तो आपको जीरो पेमेंट अकाउंट होता है कि कोई पैसा नहीं रखना, या फिर बहुत स्मॉल अमाउंट में आपको पैसा रखना होता है। दूसरा यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी अभी फिनेंशियल टेक्नोलॉजी आ रही है या दूसरी जो भी टेक्नोलॉजी है, तो वो सब फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए है, मतलब इस पे आरबीआई वर्क कर रहा है। एंड कुछ आरबीआई हर मतलब ईयरली हाफ ईयरली रिपोर्ट्स भी रिलीज़ करता है, तो वो कौन कौन सी हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, एंड रिपोर्ट ऑन फिनेंशियल रिव्यू है।
तो ये तीनों रिपोर्ट भी कहीं आ जाए ऑप्शन में तो याद रखना आरबीआई की हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एंड रिपोर्ट ऑन फिनेंशियल रिव्यू। एंड जो ये रिपोर्ट हम देखेंगे, ये हमने कल भी डिस्कस की थी, बट आज एक बार दोबारा से कर लेते हैं ताकि अच्छे से याद रहे। तो UNISDR है, जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, शॉर्ट में UNISDR बोलते हैं। तो ये कौन सी रिपोर्ट रिलीज करते हैं? ये ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट है। अगर आ जाएगी ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो UNISDR। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हम सोचेंगे कि पता नहीं कौन रिलीज करता होगा, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो आज की न्यूज़ में इतना ही था, एंड थैंक यू सो मच।